हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग जिस थिंकर पे डिस्कस करने वाले हैं उनका नाम है जॉर्ज सी होमेंस। इनका नाम आप लोग सुने होंगे। और जब भी आप लोग विनिमय सिद्धांत यानी कि जब एक्सचेंज थ्योरी को आप लोग पढ़ते हैं तो जॉर्ज सी होमेंस का नाम प्रमुख हो जाता है। आज इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे आप लोग इनकी इमेज देख सकते हैं। जॉर्ज कैस्पर होमेंस इनका कंप्लीट नेम था, जिन्हें हम लोग होमेंस या फिर जॉर्ज होमेंस या फिर जॉर्ज सी होमेंस के नाम से जानते हैं। आज का जो कंटेंट है ये एक बार फिर से हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार चाहिए तो अपनी नोट्स बना सकते हैं। डिस्कशन जो है वो हम लोग हिंदी में ही करेंगे और यहाँ पे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जॉर्ज सी होमेंस कौन थे, उन्होंने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, सोशल एक्सचेंज थ्योरी जो है वो उनकी क्या है और उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज कैस्पर होमेंस, इनका जीवन काल जो है वो 11 अगस्त 1910 से 29 मई 1989 तक रहा। ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री, व्यवहारवादी समाजशास्त्र के संस्थापक, यानी कि इंग्लिश में भी आप लोग यहीं से देखते चलिएगा, बिहेवियरल सोशियोलॉजी जो है इसके ये फाउंडर माने जाते हैं। तो अगर सपोज क्वेश्चन में आ जाए हु इज़ द फाउंडर ऑफ बिहेवियरल सोशियोलॉजी, देन जॉर्ज सी होमेंस जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके। अमेरिकी समाजशास्त्रीय संघ के 54वें यानी 54th अध्यक्ष और सामाजिक विनिमय सिद्धांत यानी कि सोशल एक्सचेंज थ्योरी के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक थे। होमेंस को विज्ञान जगत में सामाजिक व्यवहार पर उनके शोध और उनकी रचनाओं, इम्पॉर्टेंट बुक आप लोगों को यहाँ पे दिख गई, द ह्यूमन ग्रुप्स, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट बुक है सोशल बिहेवियर, इट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बिहेवियरल सोशियोलॉजी में जो है वो इनका एक्सपर्टाइज रहा है, या ये कहें कि ये फाउंडर रहे हैं बिहेवियरल सोशियोलॉजी के। तो यहाँ पे सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स इनकी इम्पॉर्टेंट बुक भी हो जाती है। विनिमय सिद्धांत में उनके योगदान और सामाजिक व्यवहार की व्याख्या के लिए उनके द्वारा विकसित विभिन्न प्रस्तावों के लिए जाना जाता है। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम्स के परपोते भी थे। तो एक तरीके से हम देखें तो सोशली या इकोनॉमिकली ये लोग काफ़ी अच्छे भी एक कहें फैमिली से बिलोंग करते हैं। जॉर्ज सी होमेंस तो मदर साइड से हैं, ये जॉन एडम्स के परपोते थे यानी कि ग्रेट ग्रैंड सन। ओ यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखेंगे फॉन्ट यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया है, बट ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। ओके, मैंने चेक तो किया था। ओके, जस्ट 1 मिनट, मैं अगेन एक बार थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। ओके, हाँ, अभी फॉन्ट क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे 1 मिनट, पृष्ठभूमि अब हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल ही गया कि अच्छे खासे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। जॉर्ज सी होमेंस का जन्म 11 अगस्त 1910 को बोस्टन में हुआ था और वे कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में एक छोटे से घर में पले बढ़े। वे रॉबर्ट होमेंस और एबिगेल एडम्स होमेंस के बेटे थे। वे अपनी माँ की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपतियों, यहाँ पे करेक्शन थोड़ा कर लीजिएगा आप लोग, राष्ट्रपति जॉन एडम्स और जॉन क्विंसी एडम्स के सीधे वंशज थे। तो यहाँ पे चूँकि कंटेंट जो है वो मैक्सिमम मैं विकिपीडिया से लेती हूँ तो सम मिस्टेक्स भी होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग करेक्शन कर लेंगे। होमेंस ने 1923 से 1928 तक कॉनकॉर्ड, न्यू हैम्पशायर में सेंट पॉल स्कूल में पढ़ाई की। होमेंस ने 1928 में हार्वर्ड कॉलेज में अंग्रेजी और अमेरिकी साहित्य में विशेषज्ञता के साथ
प्रवेश लिया। हालांकि होमन्स वकीलों और राजनेताओं के एक लंबे परिवार से आते थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इनके जो परदादा थे या पर नाना बोलेंगे, वो वहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो एक राजनीतिक फैमिली से ये थे। स्नातक की पढ़ाई के दौरान उन्होंने कविता का अध्ययन किया और एक लेखक और कवि बनने की बड़ी महत्वाकांक्षा विकसित किए, यानी कि वो एक पोइट बनना चाहते थे। जॉर्ज ने अपनी एक मौलिक रचनाएं द हार्वर्ड एडवोकेट में प्रकाशित की, जहां उन्हें संपादकीय मंडल के लिए चुना गया। 1932 में स्नातक होने के बाद होमेन्स एक पत्रकार के रूप में अपना करियर बनाना चाहते थे और उन्हें एम्पोरिया कंसास गज़ेट के विलियम एलन व्हाइट के साथ शरद ऋतु में नौकरी मिलने वाली थी, लेकिन मंदी के कारण अखबार उन्हें नौकरी नहीं दे सका, जिससे होमन्स बेरोजगार हो गए। 1941 में उन्होंने नैन्सी पार्शाल कूपर से शादी की, जो जीवन भर उनकी साथी रही। तो ये सब बैकग्राउंड था, इनकी पृष्ठभूमि थी, जिसको हम लोग समझे। थोड़ा कुछ और भी डिटेल है इनके बारे में, वो भी हम लोग देखेंगे। इनकी आखिर में लाइफ स्केच क्या है, इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में यहाँ पे समझ रहे हैं दोस्तों। होमेन्स ने नौसेना रिजर्व में सेवा की। 1941 में उन्हें हमेशा समुद्र से प्रेम रहा। स्नातक की पढ़ाई के दौरान उन्होंने सैमुअल एलियट मॉरिसन को मैसाचुसेट्स ऑन द सी लिखने में सहायता की थी। तो मैसाचुसेट्स ऑन द सी ये एक बुक थी, जिसको कि सैमुअल एलियट मॉरिसन के साथ इन्होंने हेल्प की थी लिखने में सहायता की। यहाँ तक कि मॉरिसन ने होमेन्स को सहलेखक नामित किया। तो मॉरिसन जो है वहाँ पे, चूँकि इन्होंने काफ़ी हेल्प किया था, तो एक सहलेखक के तरीके से नामित किया था। उन्होंने 4.5 साल सक्रिय सेवा में बिताए। कुल मिलाकर नौसेना में 5 साल सेवा इन्होंने की थी, जिनमें से 2 साल से अधिक समय उन्होंने पनडुब्बी रोधी युद्ध और काफिले के संचालन में लगे कई छोटे जहाज़ों की कमान संभाली। हालांकि उन्होंने पूरे युद्ध के दौरान सेवा की। अपनी आत्मकथा कमिंग टू माई सेंसेस द एजुकेशन ऑफ सोशियोलॉजिस्ट 1984 में उन्होंने बाद में नौसेना पदानुक्रम की बाधाओं के प्रति अपनी अधीरता और स्टाफ डेस्क अधिकारियों, विशेष रूप से आपूर्ति कोर जैसी नौकरशाही शाखाओं में कार्यरत लोगों के प्रति अपनी अवमानना व्यक्त की है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों हम लोगों को ये मिलता है कि अगर कभी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि ये किसकी आत्मकथा है, कमिंग टू माई सेंसेस द एजुकेशन ऑफ सोशियोलॉजिस्ट, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और ये बुक जो है वो है जॉर्ज सी होमेन्स की, इनकी अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। ओके। हार्वर्ड कॉलेज में अध्ययन के दौरान होमेन्स की मुलाकात बर्नार्ड यानी कि बेनी डिवोटो से हुई, जो एक चिड़चिड़े स्वभाव के व्यक्ति थे, साहित्यिक विवादों में अड़ियल थे और जिनका नाम लगभग भुला दिया गया है। वे हार्वर्ड संकाय के अंशकालिक सदस्य थे और होमेन्स को अंग्रेजी पढ़ाते थे। जॉर्ज डिवोटो की मैदानों और प्रेरी की कहानियों से आकर्षित थे, लेकिन उससे भी अधिक मध्य पश्चिमी लेखन में व्यक्त लोगों के जीवन की वास्तविकता और अमेरिकी चरित्र से भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। कई मायनों में जॉर्ज ने डिवोटो के तौर तरीकों को अपनाया। उनके बाहरी तौर पर जोशीले लहजे, लेकिन न तो किसी अतिशयोक्ति मानसिकता के लिए और बौद्धिक बयानबाजी के प्रति तिरस्कार को, बाहरी तौर पर हंसमुख और आत्मविश्वासी, फिर भी वे अपने बंद दिल में चुपचाप अपने ही अंतर्मन से लड़ रहे थे। तो एक ऐसी शख्सियत थे जो हम देखते हैं बर्नार्ड बेनी डिवोटो को, कि वो बाहर से तो हंसमुख रहते थे, लेकिन अंदर से उतने ही अपने ही अंतर्मन से लड़ रहे थे। उन्होंने अपने सभी दर्द और पीड़ा को अपनी कविता के लिए आरक्षित किया था, यानी रिजर्व किया था, जो उनकी कविता संग्रह में देखा जा सकता है। सेम कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश में है। ओके।
हुमन समाजशास्त्र में अपने प्रवेश को संयोगवश बताते हैं, यानी कि उनकी ये प्लानिंग नहीं थी कि उनको समाजशास्त्र में एंट्री करनी है, बल्कि ये एक कोइंसिडेंट था, संयोगवश ऐसा हो गया। या यूँ कहें कि मैं समाजशास्त्र में इसलिए आया क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था। लॉरेंस जोसेफ हेंडरसन एक जैव रसायनज्ञ और समाजशास्त्री, जिनका मानना था कि सभी विज्ञान सैद्धांतिक और पद्धतिगत सिद्धांतों के एक एकीकृत समूह पर आधारित होने चाहिए, हुमन्स के दृष्टिकोण पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव थे। हुमन्स एक दिन हार्वर्ड में हेंडरसन के सेमिनार में शामिल हुए और उनके व्याख्यान से बहुत प्रभावित हुए। हुमन्स मानव कारकों का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर एल्टन मेयो से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। हुमन्स को ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की, अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन और रेडमंड फर्थ जैसे प्रमुख सामाजिक मानवविज्ञानी द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई थी। इन पुस्तकों से हुमन्स का यह विश्वास विकसित हुआ कि संस्कृतियों में समानता के बजाय समान परिस्थितियों में काम करने वाले मानव प्रजातियों के सदस्यों ने स्वतंत्र रूप से समान संस्थाओं का निर्माण किया है। तो यहाँ पे आप लोग एक इनका कोट या कथन के रूप में समझ सकते हैं। इन्होंने कहा है कि संस्कृतियों में हम जो समानता या सिमिलैरिटी देखते हैं वो देखने के बजाय बल्कि हम ये देखें कि समान परिस्थितियों में काम करने वाले, जो एक ही जैसी परिस्थिति में काम करने वाले मानव प्रजाति हैं, इनके सदस्यों ने स्वतंत्र रूप से, यानी कि कहीं किसी को बर्डन नहीं रहा, स्वतंत्र रूप से समान संस्थाओं का निर्माण किया है, यानी एक जैसी ही संस्थाओं का निर्माण किया है। हुमन्स ने मानव विज्ञान के विपरीत तर्क दिया। संस्कृतियां अद्वितीय नहीं थीं और इससे भी बढ़कर उनकी समानताएं केवल इस धारणा पर समझाई जा सकती थी कि मानव स्वभाव दुनिया भर में एक जैसा ही था। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि हम ये देखते हैं कि संस्कृतियाँ जो हैं वो अद्वितीय नहीं थी, यानी कि यूनिक नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उनके जैसा कोई और कल्चर नहीं था। और इससे भी अगर आगे हम यदि बढ़ के देखें तो उनकी समानताएं केवल इस धारणा पर समझाई जा सकती थी कि मानव स्वभाव जो है, यानी ह्यूमन टेंडेंसी, यानी ह्यूमन का जो नेचर है, वो दुनिया भर में हमें एक जैसा ही दिखाई देता है। सॉरी, ओके दोस्तों, ये सेम कंटेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश में है और इंग्लिश में इनके कोट भी हैं। तो आप लोग चाहिए तो यहाँ से इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आप लोग कथन उनके लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद हुमन्स हार्वर्ड में पैरेटो सर्कल नामक एक चर्चा समूह में शामिल हो गए। ये आप लोगों को कुछ न्यू टर्म्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पैरेटो सर्कल क्या है देखूंगी, मैं ट्राई करूंगी कि इस पे भी हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। तो पैरेटो सर्कल नामक एक चर्चा समूह था जिसमें ये शामिल हो गए, जिसका नेतृत्व जो है वो हेंडरसन कर रहे थे और जो विल्फ्रेडो पैरेटो के कार्यों से प्रेरित थे। इसलिए इन्हीं के ही नाम पे पैरेटो सर्कल बनाया गया था, जहाँ पे लोग आपस में डिस्कशन करते थे। हेंडरसन अक्सर अपने व्याख्यानों में पैरेटो पर चर्चा करते थे। पैरेटो एक सामाजिक वैज्ञानिक थे जो आर्थिक वितरण से संबंधित थे। तो ऑलरेडी हम लोग विल्फ्रेडो पैरेटो में पे इग्नू का कंटेंट जो है वो बहुत ही अच्छा हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आप लोग चाहिए तो उसको एक बार डिटेल में देख लीजिएगा। पैरेटो के सिद्धांतों और हेंडरसन के व्याख्यानों ने हुमन्स की पहली पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू पैरेटो को प्रभावित किया। तो आप लोग देख सकते हैं ये कुछ ऐसी बुक्स का नाम यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है जो कि जॉर्ज सी हुमन्स से आप लोग जोड़ के भी नहीं सोच सकते हैं, बट यहाँ पे है। हुमन्स की जो पहली बुक थी वो थी एन इंट्रोडक्शन टू पैरेटो। आप लोग देख सकते हैं पैरेटो के नाम पे ही इन्होंने एक बुक लिखी थी, जिसे उन्होंने सर्कल के साथ ही सदस्य चार्ल्स पी कर्टिस के साथ मिलकर लिखा था।
1934 से 1939 तक होमेंस को सोसाइटी ऑफ फेलोज का हिस्सा बनने के लिए चुना गया, जो हार्वर्ड में ए लॉरेंस लोवेल द्वारा स्थापित एक नवगठित संस्था थी, जहां उन्होंने समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और इतिहास सहित विभिन्न क्षेत्रों में विविध अध्ययन किए। संस्था में उनके साथियों में वैन क्विन, एंड्रयू ग्लीसन और B.F. स्किनर शामिल थे, जिनमें से अधिकांश आगे चलकर हार्वर्ड के प्रोफेसर बने। स्किनर ने होमेंस के अवलोकन विधियों और सुदृढ़ीकरण के विचार के बारे में सिखाया। कहा जा सकता है कि वर्तमान में जॉर्ज होमेंस का समाजशास्त्र स्किनरियन सुदृढ़ीकरण और उपयोगिता सिद्धांत का मिश्रण था। तो ये अगर ये कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए थोड़ा डीपली, ये अगर हम देखें हायर जो भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का या फिर नेट वगैरह का या PhD एंट्रेंस वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है, तो सम डीपली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है डिटेल में। तो अगर दे दिया जाए कि जॉर्ज होमेंस का जो समाजशास्त्र है वो किससे प्रभावित था, तो आप लोग देख सकते हैं वो प्रभावित था स्किनर से। ओके, अपने जूनियर फेलोशिप प्रोजेक्ट के लिए होमेंस ने ग्रामीण इंग्लैंड का एक मानवशास्त्रीय अध्ययन किया, जिसे बाद में इंग्लिश विलेजर्स ऑफ द 13th सेंचुरी, जो कि 1941 में प्रकाशित हुआ था, के रूप में प्रकाशित किया गया। तो ये कुछ दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक हैं जो कि आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। उन्होंने यह पुस्तक PhD की डिग्री के बदले लिखी थी, जो उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं हुई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि PhD की डिग्री के लिए उन्होंने ये बुक लिखी थी, इंग्लिश विलेजर्स ऑफ द 13th सेंचुरी, और जो कि उनको कभी डिग्री मिली ही नहीं। होमेंस को हार्वर्ड के स्नातक कार्यक्रम में दाखिला मिला। 1930 में हार्वर्ड के समाजशास्त्र विभाग के संस्थापक पीटर सोरोकिन को होमेंस और रॉबर्ट मर्टन को इस कार्यक्रम में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो होमेंस और रॉबर्ट मर्टन को इस कार्यक्रम में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? पीटर सोरोकिन। और कार्यक्रम क्या था? हार्वर्ड का स्नातक कार्यक्रम। ओके, इस ज्ञान से प्राप्त जानकारी के आधार पर इन अध्ययनों से होमेंस ने जो मुख्य विचार लिया वह था अंतःक्रिया की केंद्रीयता और अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों के बीच भावनाओं का विकास कैसे होता है। इसके अतिरिक्त होमेंस ने 1955 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। सेम कंटेंट दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में है। ओके, अब इनके कैरियर की बात हम लोग करते हैं। अभी तक तो हम लोग इनका बैकग्राउंड देख रहे थे कि इन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, क्या इनका एक लाइफ स्केच था। अब बात करते हैं हम लोग करियर की। आखिर में इनका करियर कैसा रहा तो देखते हैं। 1939 में होमेंस हार्वर्ड विश्वविद्यालय में संकाय सदस्य बने। यह एक आजीवन जुड़ाव था जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र और मध्यकालीन इतिहास दोनों पढ़ाया, साथ ही कविता और लघु समूहों का अध्ययन भी किया। इस शिक्षण ने उन्हें औद्योगिक समाजशास्त्र में नए कार्यों के संपर्क में लाया और उन्हें कार्यात्मक मानवशास्त्रियों के कार्यों से परिचित कराया। वे 1941 तक समाजशास्त्र के प्रशिक्षक रहे, जब उन्होंने युद्ध प्रयासों में सहयोग करने के लिए अमेरिकी नौसेना में सेवा देने के लिए पद छोड़ दिया। 4 साल बाद वे बोस्टन लौट आए और 1946 से 1953 तक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में और 1953 के बाद समाजशास्त्र के पूर्ण प्रोफेसर के रूप में अपना शिक्षण जारी रखा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भले इनको PhD की डिग्री नहीं मिली, लेकिन ये पूर्ण प्रोफेसर भी बने। वे हार्वर्ड के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में फोर्ड फाउंडेशन फेलो थे। वे 1953 में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में, 1955 से 1956 तक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और 1967 में केंट विश्वविद्यालय में भी अतिथि प्रोफेसर यानी कि एज अ गेस्ट प्रोफेसर थे। होमेंस अपने छात्रों के प्रति बहुत समर्पित थे और उन्होंने न तो अपने विद्यार्थियों को और न ही अपने साथ काम करने वालों के साथ
कोई अलग व्यवहार किया, उन्होंने किसी को भी उनकी उम्र, लिंग, पद या सामाजिक स्थिति के कारण दूर नहीं किया। वे अकादमिक तर्कों की सम्मानजनक चर्चा में विश्वास करते थे। अपने विभिन्न लेखन के कारण उन्हें 1956 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस का सदस्य, 1964 में अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य, 1964 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन का 54वां अध्यक्ष और 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का सदस्य चुना गया। वे 1980 में शिक्षण से सेवानिवृत्त हो गए। तो फाइनली ये रिटायर हो गए। ओके, यहाँ पे आप लोगों को कंटेंट इंग्लिश में है। ओके, इनकी मृत्यु जो है वो 29 मई 1989 को कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स में हृदय रोग से हुई थी। परंपरा की यदि बात करें कि आखिर में इनको किस परंपरा के अंतर्गत रखते हैं, तो जार्सी होमेंस ने समाजशास्त्र जगत को सामाजिक सिद्धांत पर अनेक रचनाएं दी और वे मुख्य रूप से अपने विनिमय सिद्धांत और सामाजिक व्यवहार पर लिखे गए कार्यों के लिए जाने जाते हैं। चार्ल्स टिली ने अपने पुस्तक जॉर्ज कैस्पर होमेंस एंड द रेस्ट ऑफ अस में उनके छात्रों, सहकर्मियों और संपर्क में आए लोगों पर उनके प्रभाव का वर्णन इस प्रकार किया है कि उनके छात्रों को सिद्धांत के प्रति अविश्वास और सिद्धांतों के बारे में सिद्धांतों के प्रति अविश्वास विरासत में मिला। यानी कि एक जो भी उन्होंने थ्योरी दी उस पर कहीं ना कहीं एक बिलीव नहीं था, उनके छात्र रहे हैं या जो भी उनसे रिलेटेड रहे। यहाँ तक कि जब वे असहमत होते थे तब भी उनके छात्र और पाठक प्रेरित और तरोताज़ा होकर लौटते थे। तो यानी कि हमको जब अगर मान लेते हैं कि कोई भी थ्योरी है और उससे हम ये देखते हैं कि नहीं इस पे बिलीव नहीं हो रहा है, तो देन हम उसको जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इसकी सच्चाई कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ तक कि जब वे असहमत होते थे, यानी कि जब उनसे डिसएग्री होते थे उनकी थ्योरीज से, तब भी वे या उनके छात्र और पाठक प्रेरित और तरोताज़ा होकर लौटते थे। जॉर्ज एक जीवनदाता और स्फूर्तिदायक व्यक्ति थे। ओके, तो ये सेम कंटेंट यहाँ पे इंग्लिश में है दोस्तों। और अब इनका हम लोग वर्क देखेंगे कि क्या रहा है। सबसे पहले आता है ह्यूमन ग्रुप का। ओके, तो द ह्यूमन ग्रुप आप लोगों को पता है कि इनकी बुक भी रही है, तो अभी इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। मानव समूह के बारे में क्या विचार रहे हैं जार्सी होमेंस का। होमेंस हेंडरसन की अवधारणात्मक योजना से प्रभावित थे, जिसमें चरों या फिर वेरिएबल्स या फिर अवधारणाओं का वर्गीकरण शामिल है, यानी कि उसको कैसे कैटेगराइज किया गया, जिन्हें घटनाओं के एक समूह का अध्ययन करते समय ध्यान में रखना आवश्यक है। कि अगर हम कोई भी इंसिडेंट का यदि हम या फिर हम किसी ग्रुप का किसी इंसिडेंट से रिलेटेड अगर स्टडी कर रहे हैं, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट पैटर्न में कैटेगराइज करना पड़ेगा या सिमिलैरिटीज़ के साथ उनको अलग अलग कैटेगराइज करना पड़ेगा। इसमें उन दी गई स्थितियों का एक खाका भी शामिल है जिनके भीतर घटनाओं का विश्लेषण किया जाना है। इसमें यह कथन भी होना चाहिए कि चर एक दूसरे से संबंधित हैं और पैरेटो के अनुसार उस संबंध को आमतौर पर पारस्परिक निर्भरता के रूप में देखा जाता है। होमेंस को घटनाओं के वर्गीकरण के तरीके के रूप में हेंडरसन की वैचारिक योजना में बहुत रुचि थी और उन्होंने इसे छोटे समूहों के अपने अध्ययन में लागू किया। हेंडरसन की शिक्षाओं को होमेंस की कृति द ह्यूमन ग्रुप 1950 में पब्लिश हुई थी में शामिल किया गया था। इस पुस्तक का अंतिम लक्ष्य सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन से आगे बढ़कर कई समूहों में, जिनमें समय के साथ बदलते समूह भी शामिल हैं, व्यवस्था के अध्ययन की ओर बढ़ना था। इस कृति का विषय है समूह के
मानदंड आखिर में कैसे विकसित होते हैं। जो समूह होते हैं उनकी अपनी जो एक मानदंड है, क्राइटेरिया है, वो कैसे विकसित होती है और समूह सचेतन और अचेतन रूप में समूह के सदस्यों द्वारा समूह के मानदंडों से विचलित होने पर समूह की एकजुटता को बनाए रखने का प्रयास कैसे करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि एक तो हमारे मानदंडों के अकॉर्डिंग समूह बनता है और कुछ ऐसे होते हैं जो उन मानदंडों को नहीं फॉलो कर पाते, देन उनका आखिर में एक ग्रुप कैसे बन जाता है, इन सबको समझने का प्रयास वे करते हैं। होमन्स स्थापित करते हैं कि सामान्य प्रस्तावों को केवल एक शर्त पूरी होनी चाहिए। मेरी मूल अंतर्दृष्टि के अनुसार उन्हें एक प्रजाति के सदस्यों के रूप में व्यक्तिगत मनुष्यों पर लागू होना चाहिए। होमन्स के अनुसार समाजशास्त्री का एक लक्ष्य या समाजशास्त्री का लक्ष्य एकल समूहों यानी कि सिंगल जो ग्रुप्स होते हैं में उदाहरण के रूप में समाज की व्यवस्था के अध्ययन से हटकर समय के साथ बदलते समूहों सहित कई समूहों में उदाहरण के रूप में व्यवस्था के अध्ययन की ओर बढ़ना था, ऐसा कहा है होमन्स ने। 1950 के दशक के अंत तक होमन्स धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मानव सामाजिक व्यवस्थाएं उनके पहले के विश्वास से कहीं कम जैविक थी। ओके, ये कंटेंट आप लोगों को इंग्लिश में अवेलेबल है, दिख रहा है। होमन्स ने कहा, यदि हम परस्पर निर्भर तत्वों के एक जटिल समूह के रूप में सामाजिक व्यवस्था की वास्तविकता को स्थापित करना चाहते हैं तो क्यों न हम एक ऐसी व्यवस्था का अध्ययन करके शुरुआत करें जो इतनी छोटी हो कि हम उसे पूरी तरह से समझ सकें। यानी पूरी व्यवस्था को तो हम एक बार में समझ नहीं सकते हैं, तो हम उनको छोटे छोटे पार्ट्स में पहले डिवाइड कर लें और फिर छोटे छोटे को हम समझेंगे, फिर एक साथ सबको जोड़ के देखेंगे। इतनी छोटी कि सभी प्रासंगिक अवलोकन विस्तार से और प्रत्यक्ष रूप से किए जा सके। उन्होंने द ह्यूमन ग्रुप में इस अध्ययन को पूरा किया। इस पुस्तक ने उन्हें कुछ सामान्यीकरण करने में सक्षम बनाया, जिसमें यह विचार भी शामिल है कि जब कोई व्यक्ति दूसरों की तुलना में अधिक बार बातचीत शुरू नहीं करता है तो लोग एक दूसरे के साथ जितने अधिक बार बातचीत करते हैं उतना ही अधिक एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे की उपस्थिति में सहज महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे बातचीत करते हैं, उनके नेचर को जानते हैं और फिर उनकी उपस्थिति में उनको कंफर्ट फील होता है। हालांकि यह होमन्स की सबसे महत्वपूर्ण रचना नहीं थी, लेकिन इसने उन्हें इस प्रकार की कार्यप्रणाली से अधिक परिचित होने में मदद की और उन्हें बुनियादी सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करने के लिए प्रेरित किया। इस कृति में होमन्स यह भी प्रस्ताव करते हैं कि सामाजिक वास्तविकता को 3 स्तरों पर वर्णित किया जाना चाहिए। तो सामाजिक वास्तविकता जो है इसको 3 स्तरों पर वर्णित करने का काम करते हैं जासी होमन्स, और इन्होंने कहा है कि जिसमें है सामाजिक घटनाएं, रीति रिवाज और विश्लेषणात्मक परिकल्पनाएं, जो उन प्रक्रियाओं का वर्णन करती हैं जिनके द्वारा रीति रिवाज उत्पन्न होते हैं और कायम रहते हैं या फिर परिवर्तित होते हैं। परिकल्पनाओं को अंतःक्रिया की आवृत्ति, गतिविधियों की समानता, भावना की तीव्रता और मानदंडों के अनुरूपता जैसे चरों के बीच संबंधों के संदर्भ में तैयार किया जाता है। उल्लेखनीय समाजशास्त्रीय और मानवशास्त्रीय क्षेत्र अध्ययनों को ऐसे सामान्य विचारों के आधार के रूप में उपयोग करते हुए पुस्तक समूहों को सामाजिक प्रणालियों के रूप में मानने के लिए एक ठोस तर्क प्रस्तुत करती है, जिसका विश्लेषण प्रणालियों के संतुलन और स्थिरता के अध्ययन की गणितीय विधि के शाब्दिक रूप या शाब्दिक अनुरूप के संदर्भ में किया जा सकता है। इन समूहों के अपने सैद्धांतिक विश्लेषणों में वे उन विचारों का उपयोग करना शुरू करते हैं जो बाद में उनके काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि सुदृढ़ीकरण और विनिमय। इस क्रम में वे सामाजिक नियंत्रण, अधिकार, पारस्परिकता और अनुष्ठान जैसे महत्वपूर्ण सामान्य घटनाओं पे चर्चा करते हैं।
यहाँ पे आप लोगों को कंटेंट इंग्लिश में है। ओके, विनिमय सिद्धांत को हम लोग देख लेते हैं। विनिमय सिद्धांत वह परिप्रेक्ष्य है जिसमें व्यक्ति अपनी निजी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। यह मानता है कि वे ये पुरस्कार केवल सामाजिक अंतःक्रियाओं में ही प्राप्त किए जा सकते हैं और इसलिए लोग एक दूसरे के साथ अपनी अंतःक्रियाओं में पुरस्कार की तलाश करते हैं। होमेन्स के विनिमय सिद्धांत के प्रस्ताव आंशिक रूप से B.F. स्किनर के व्यवहारवाद पर आधारित था। तो जब भी विनिमय सिद्धांत की बात आएगी तो आप लोग B.F. स्किनर का नाम जरूर याद रखिएगा। होमेन्स ने कबूतरों के व्यवहार के बारे में B.F. स्किनर के प्रस्तावों को लिया और उन्हें मानवीय अंतःक्रियाओं पर लागू किया था। होमेन्स का तर्क है कि स्किनर के अध्ययन में कबूतर एक तरफा विनिमय संबंध में शामिल थे जबकि मनुष्य कम से कम दो तरफा संबंधों में शामिल होते हैं। उन्होंने कबूतरों के व्यवहारों को व्यक्तिगत व्यवहार के रूप में परिभाषित किया क्योंकि इनमें कोई पारस्परिक क्रिया नहीं थी। होमेन्स ने इस प्रकार के व्यवहार को मनोविज्ञान से जोड़ा। समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करने का अर्थ कम से कम दो व्यक्तियों की गतिविधि और एक दूसरे पर उनके प्रभावों का अध्ययन करना होता है। इस निष्कर्ष से होमेन्स कई प्रस्ताव निकालते हैं जो रोजमर्रा के अनुभवों से संबंधित होता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस एक्सचेंज थ्योरी को। नेक्स्ट हम लोग इसी से रिलेटेड और कुछ पॉइंट देखेंगे। होमेन्स के विनिमय सिद्धांत का मूल आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित प्रस्तावों में निहित है। तो इनका विनिमय सिद्धांत जो है वो किस पे आधारित है? आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। होमेन्स के अनुसार ये दो कारणों से मनोवैज्ञानिक है। पहला, क्योंकि इनका परीक्षण आमतौर पर उन लोगों पर किया जाता है जो स्वयं को मनोवैज्ञानिक कहते हैं, और दूसरा, क्योंकि ये समाज में व्यक्ति के स्तर से संबंधित है। होमेन्स ने मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का समर्थन करते हुए यह स्वीकार किया कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और सामाजिकरण में काफ़ी समय व्यतीत करता है। उनका मानना था कि उनके सिद्धांतों पर आधारित समाजशास्त्र सभी सामाजिक व्यवहारों की व्याख्या करने में सक्षम होगा। होमेन्स ने कहा, ये इनका कथन है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, विनिमय सिद्धांत का एक आकस्मिक लाभ यह है कि यह समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र के करीब ला सकता है। कुल मिलाकर होमेन्स ने विनिमय सिद्धांत को अभिकर्ता को एक तर्कसंगत लाभ चाहने वाले के रूप में देखने के दृष्टिकोण में संक्षेपित किया जा सकता है, ऐसा होमेन्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश में जो कोट है वो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ये होमेन्स का कथन है। ओके, उन्हें इस बात का अफसोस था कि उनके सिद्धांत को विनिमय सिद्धांत कहा गया क्योंकि वे सामाजिक व्यवहार के इस सिद्धांत को विशिष्ट परिस्थितियों पर लागू व्यवहारिक मनोविज्ञान के रूप में देखते थे। होमेन्स ने मार्गदर्शन के लिए एमिल दुर्खीम के कार्यों का सहारा भी लिया, लेकिन अंततः दुर्खीम के सिद्धांतों के कुछ विशेष घटकों से ये असहमत रहे। उदाहरण के लिए, जैसे कि दुर्खीम का मानना था कि यद्यपि व्यक्ति समाज के अंग है, समाज उन व्यक्तियों से कहीं अधिक होता है यानी ऊपर होता है जो कि इसका निर्माण करता है। उनका मानना था कि समाज का अध्ययन उसे व्यक्तियों और उनकी प्रेरणाओं तक सीमित किए बिना भी किया जा सकता है। होमेन्स ने अपने विनिमय सिद्धांत के माध्यम से यह माना कि समाज को समझने के लिए व्यक्तिगत अस्तित्व और व्यवहार प्रासंगिक है। तो जहाँ पे दुर्खीम ने समाज को सर्वोपरि माना, वहीं पे इन्होंने व्यक्तिगत अस्तित्व और व्यवहार को प्रासंगिक माना है। यद्यपि होमेन्स दुर्खीम से इस बात पर असहमत थे कि सामाजिक अंतःक्रिया से कुछ नया उभरता भी है, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक तथ्यों को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से समझाया जा सकता है, न कि दुर्खीम के इरादे के अनुसार नए समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के माध्यम से।
इस दावे का समर्थन करने के लिए ह्यूमेन्स ने तर्क दिया कि मानदंड स्वतः ही बाध्य नहीं करता है। ये ह्यूमेन्स का कथन है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि मानदंड जो होता है वह स्वतः ही बाध्य नहीं करता। व्यक्ति अनुरूपता अपनाते हैं क्योंकि वे इसे अपने समग्र लाभ के लिए समझते हैं और मनोविज्ञान ही व्यवहार पर कथित लाभ के प्रभाव से संबंधित है। तो ये आप लोगों को सेम कंटेंट जो है यहाँ पे इंग्लिश में दिख रहा है। ओके, सामाजिक व्यवहार और प्रस्ताव। ह्यूमेन्स की अगली प्रमुख रचना सामाजिक व्यवहार इसके प्राथमिक रूप थी। उन्होंने यह पुस्तक 1961 में लिखी और 1974 में इसका संशोधन किया। यह व्यवहार मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित थी और छोटे समूहों में सामाजिक व्यवहार के उपसंस्थागत या प्राथमिक रूपों को समझाने में सहायक थी। सामाजिक व्यवहार की यह व्याख्या सर्वप्रथम 1958 में ह्यूमेन्स द्वारा प्रकाशित विनिमय के रूप में सामाजिक व्यवहार शीर्षक वाले लेख में दिखाई दी। उनका मानना था कि उनका विनिमय सिद्धांत व्यवहार मनोविज्ञान और प्राथमिक अर्थशास्त्र दोनों से लिया गया था। प्राथमिक अर्थशास्त्र, जिसे तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, यह समझाने के लिए बनाया गया था कि अर्थशास्त्र और मानव सामाजिक व्यवहार आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ह्यूमेन्स इस विचार पर पहुंचते थे कि समाज को निगमनात्मक प्रणाली के यानी कि डिडक्टिव जो प्रोसेस होता है या डिडक्टिव सिस्टम होता है के रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए। निगमनात्मक तर्क, जिसमें एक शोधकर्ता अनुभवजन्य साक्ष्य एकत्र करता है। पहले अनुभवजन्य साक्ष्य को यानी कि प्रूफ्स को एकत्र करेगा और फिर उसकी जांच करके सिद्धांत की सत्यता का परीक्षण करेगा। इस संबंध में वे उस काल के तार्किक अनुभववादी दार्शनिकों के प्रभाव में थे। सार्थः उन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक विज्ञान में एक संतोषजनक व्याख्या व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में प्रस्तावों सिद्धांतों पर आधारित है जो उस समय के व्यवहार मनोविज्ञान से लिए गए हैं। ह्यूमेन्स का मानना था कि सामाजिक व्यवहार की व्याख्या के लिए नए प्रस्तावों की आवश्यकता नहीं है। स्किनर द्वारा कबूतरों के अध्ययन में विकसित व्यक्तिगत व्यवहार के नियम सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करते हैं, बशर्ते हम पारस्परिक सुदृढ़ीकरण की जटिलताओं को ध्यान में रखें। यहाँ पे दोस्तों सेम कंटेंट सोशल बिहेवियर एंड प्रोपोजिशन, यहाँ पे इनकी बुक आप लोग देख सकते हैं, सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फॉर्म। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सब इनका एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था, सोशल बिहेवियर एज एक सेंस, अभी को हम लोग देखेंगे। ओके, इसके अलावा वे अपने मनोवैज्ञानिक प्रस्तावों के ढांचे को समझाने और उसे आकार देने के लिए कुछ बुनियादी रोजमर्रा के उदाहरण भी देते हैं जो प्रकृति में समाजशास्त्री भी हैं। ह्यूमेन्स कार्यस्थल पर उदाहरण देते हैं जिसमें वे व्यक्ति शब्द का प्रयोग एक ऐसे कर्मचारी के लिए करते हैं जो कार्यालय में कार्यरत है लेकिन उसे नियमित सहकर्मियों की तुलना में अधिक सहायता भी की आवश्यकता है। फिर वे अन्य शब्द का प्रयोग दूसरे कर्मचारी के रूप में करते हैं जो अधिक अनुभव और योग्यता के साथ पहले कर्मचारी को आवश्यक सहायता प्रदान करता है। यहाँ ह्यूमेन्स इस बात पर जोर देते हैं कि अन्य ने व्यक्ति को सहायता दी है और बदले में व्यक्ति धन्यवाद देता है और अपनी स्वीकृति व्यक्त करता है। इसके द्वारा ह्यूमेन्स व्यक्तियों के बीच सहायता और स्वीकृति के पारस्परिक आदान प्रदान के महत्व को रेखांकित करते हैं। तो यहाँ पे अदर और पर्सन का कॉन्सेप्ट जो है ये भी आप लोग देख सकते हैं, जार्सी ह्यूमेन्स के द्वारा दिया गया है। ओके, सफलता का प्रस्ताव ये क्या है, इसको भी हम लोग देखेंगे। व्यक्तियों द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए किसी व्यक्ति के किसी विशेष कार्य की जितनी बार पुरस्कृत किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य के लिए जितनी बार पुरस्कृत किया जाता है उतनी ही अधिक संभावना होती है कि वह व्यक्ति उस कार्य को करेगा। ये बात कहते हैं ह्यूमेन्स।
इस ढांचे को कुछ आप लोगों को हार्वर्ड बेकर की लेबलिंग थ्योरी जैसा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिख रहा है। यदि किसी व्यक्ति को हम जिस तरीके से भी हम प्रोत्साहित करते हैं, यहाँ पे बात सिर्फ पुरस्कृत करने की है, जबकि जो लेबलिंग थ्योरी है वो हार्वर्ड बेकर की कहती है कि हम जिसको जैसा बार बार कहते हैं वो वैसा ही अपने आप को भी देखने लगता है, अपनी इमेज बना लेता है। इस ढांचे को समझाने के लिए होमन्स कार्यालय के कार्यस्थल और व्यक्ति और अन्य के बीच सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण देते हैं। सरल शब्दों में होमन्स का दावा है कि यह प्रस्ताव तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति दूसरों से सलाह लेता है। इस अर्थ में यदि कोई व्यक्ति देखता है कि उसकी सहायता उसके लिए उपयोगी और लाभदायक थी, तो वह सलाह के लिए अन्य के पास वापस जाएगा। यानी कि एक बार अगर कोई हमारे भलाई के लिए, अच्छे के लिए सोचता है, तो सपोज अगर हम इन फ्यूचर किसी डाउट में आते हैं, किसी प्रॉब्लम में आते हैं, तो फिर हम वहाँ पे जाना पसंद करते हैं और उनसे सलाह लेना पसंद करते हैं। पारस्परिक रूप से या उन्हें दूसरों से सलाह या सहायता लेने के लिए अधिक सहज बनाता है और बदले में वे उन लोगों को भी वही या अन्य सलाह देने के लिए प्रोत्साहित होते हैं जो उनकी मदद चाहते हैं। होमस बताते हैं कि इस प्रस्ताव के 3 चरण होते हैं। पहला है व्यक्ति की क्रिया, दूसरा है पुरस्कृत परिणाम और तीसरा है मूल क्रिया की पुनरावृत्ति, यानी अगेन एंड अगेन रिपीटिशन होता है। होमन्स ने सफलता के प्रस्ताव के बारे में 3 अनूठे बिंदु भी बताए हैं। पहला, बार बार मिलने वाले सम्मान से बार बार होने वाली क्रियाएं होंगी। होमन्स द्वारा बताया गया दूसरा बिंदु यह है कि व्यवहार और पुरस्कार के बीच का समय जितना कम होगा, व्यक्ति द्वारा अपने व्यवहार को दोहराने की संभावना उतनी ही ज़्यादा अधिक होती है। यानी कि अगर कोई अच्छा काम करता जाता है और हम उसे बार बार प्रोत्साहित भी करते जाते हैं, फिर वो अच्छा काम करेगा, फिर हम उसे प्रोत्साहित करेंगे, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो व्यक्ति है उसको अगेन वही बार बार उसका जो व्यवहार है उसको दोहराने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। अंत में नियमित पुरस्कारों की तुलना में रुक रुक कर मिलने वाले पुरस्कारों से व्यवहार दोहराने की संभावना अधिक होती है। तो इन्होंने कहा कि नियमित पुरस्कार अगर मिलता है, इसकी तुलना में हम देखें रुक रुक कर यदि पुरस्कार मिलते हैं तो व्यवहार को दोहराने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगेन एंड अगेन हमें सेम यही कंडीशन देखने को मिले। तो द सक्सेस प्रोपोजिशन जो है ये जॉर्ज सी होमेन्स का दिया गया है और ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो इनके कुछ आर्टिकल और पुस्तकें यहाँ पे हैं जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला है इंग्लिश विलेजर्स ऑफ द 13th सेंचुरी, जो कि आप लोग को पता चल चुका है दोस्तों कि इसी को इन्होंने अपने पीएचडी के लिए लिखा था, लेकिन फिर भी उनकी पीएचडी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक द ह्यूमन ग्रुप 1950s, सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फॉर्म 1961, द नेचर ऑफ सोशल साइंसेस 1967, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कमिंग ऑफ माई सेंसेस द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ सोशियोलॉजिस्ट 1984, सर्टेनिटीज एंड डाउट्स 1987, देन सेंटिमेंट्स एंड एक्टिविटीज एसेस इन सोशल साइंस 1962। यहाँ पे सब हमने बुक्स के फ्रंट पेज कवर रखे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया है द ह्यूमन ग्रुप्स, ऑलरेडी आप लोगों को पता है, सोशल बिहेवियर, उसके बाद से आप लोग देख सकते हैं सोशल बिहेवियर एज इट सेंस, द नेचर ऑफ सोशल साइंस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इनकी पहली बुक जो थी इंग्लिश विलेजर्स ऑफ द 13th सेंचुरी। सेंटिमेंट्स एंड एक्टिविटीज नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। 1 मिनट 1 मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओके, कमिंग टू माई सेंसेस ये इनकी ऑटोबायोग्राफी रहा है। देन यहाँ पे द विच हैजल करके इनकी पोएम का जो कलेक्शन रहा वो रहा। एन इंट्रोडक्शन टू पैरेटो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बिहेवियरल थ्योरी इन सोशियोलॉजी,
देन इनका बुक आता है द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक रिसर्चेस, ये भी एक बुक इनके द्वारा लिखी गई है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सर्टेनिटीज एंड डाउट्स। तो दोस्तों आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था। आप लोगों की जो भी आगामी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट थिंकर के साथ में। धन्यवाद।